जो लोग लगातार प्रियंका गांधी के दरबार में दरबारी बन के हका लगाते हैं या वहाँ चरण छू के पूछ हिलाते रहते हैं, उन्हीं लोगों को राज्यसभा मिलती है। यदि विष पूरे देश में ऐसा ही फैलता रहा तो फिर कांग्रेस की मृत्यु अटल है। विपक्ष कमज़ोर हो तो सत्ता तानाशाह के मार्ग पे चलने लगती है। वर्तमान में वही हो रहा है। आदिवासी और दलित महिलाओं को भी वो राज्यसभा में ले आने का दम रखते हैं, तो क्यों नहीं दलित और आदिवासी मध्य प्रदेश में बीजेपी के पीछे खड़ा हो जाएगा। जिसने कांग्रेस की नैया डुबाई वही को पूछा गया और उसने जब चिंतन में से जो मंथन करके जो बाहर निकला वो विष था। उर्दू की दुनिया में किसी मैंने शायर को पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब यदि प्रतापगढ़ी शायर है तो फिर हम शायर नहीं हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ी बहुत ही छिछोरी शायरी करते हैं जो ट्रक के पीछे लिखी जाती है। वही सुरजेवाला है जो 2 बार विधानसभा में चुनाव लड़े, अपने गृह में अपने घर में, और दोनों बार डिपॉजिट जब्त होता है। ये सुरजेवाला की महानता है। एक जमाने में 400 से ज़्यादा सीटें लाने वाली कांग्रेस 44 पे आ गई, उसके बाद भी सामंतवादी सोच यदि निकलता नहीं तो क्या समझे इसको। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है। और आपको हंसी आएगी, आप सोचेंगे शायद अशोक जी ने क्या यू टर्न ले लिया, लेकिन फिर इस बार मुझे तोलना पड़ रहा है कांग्रेस को। वो इसलिए कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में, एक अच्छे डेमोक्रेसी में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष जितना ताकतवर उतना बड़ा अंकुश सरकार पर रहता है और सरकार उस संविधान के दायरे से इधर उधर भटकने से बचती है। लेकिन यदि विपक्ष कमज़ोर हो तो सत्ता तानाशाह के मार्ग पे चलने लगती है। वर्तमान में वही हो रहा है। कांग्रेस देश में सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। सबसे बुरी हालत में भी कांग्रेस के पास उतने सांसद हैं जो किसी भी क्षेत्रीय दल के पास हो नहीं सकते। लेकिन क्या कांग्रेस अपना रोल अदा कर पा रही है? कांग्रेस में 5 राज्यों के चुनाव के हारने के बाद एक विचार मंथन चिंतन का शिविर हुआ, और वो शिविर हुआ उदयपुर में। तब भी मैंने कहा था कि कांग्रेस को डूबने से बचाने के लिए जो चिंतन किया जा रहा है उसमें वही लोग चिंतित होकर बैठे थे जो चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए, जिसने कांग्रेस को डुबाया। एक महिला उम्मीदवार जिसने लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा था विधानसभा में, जिसने मात्र 2200 वोट पाए थे, वो महिला भी बुलाई गई थी चिंतन शिविर में। मानो कांग्रेस के आला कमान चिंतन शिविर में आने वाले व्यक्तियों को पूछ रहे थे कि आपको 2200 वोट क्यों मिले। चिंतन शिविर में तो उन लोगों को बुलाना चाहिए था जो 2-2, 3-3 बार चुनाव जीत रहे एमएलए का, जो लगातार सांसद बन रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में जब सारे सांसद चुनाव हार गए, बड़े बड़े अशोक चौहान जैसे दिग्गज मुंह के बल पड़ गए, ऐसे में एक सांसद महाराष्ट्र में चंद्रपुर से चुनाव जीतता है मोदी के लहर में, उसे पूछना चाहिए था कि आप कैसे जीत पाए। जिसने कांग्रेस का झंडा अभी भी हाथ में ऊंचा पकड़ा हुआ है उसी को पूछते, उसी के साथ मिलकर चिंता करते तो शायद उससे कुछ निकल पाता। लेकिन जिसने कांग्रेस की नैया डुबाई वही को पूछा गया और उसने जब चिंतन में से जो मंथन करके जो बाहर निकला वो विष था। मैं उसे अमृत नहीं कहूँगा, क्योंकि जब भी मंथन किया है तो उसमें पहले विष निकला है। विष को धारण करने के लिए शिव की ज़रूरत है, ये हम हिंदुओं का एक पुराण बताता है। शिव ने उस विष को अपने गले में प्राशन किया। शिव को भी पता था कि ये गले के नीचे जाएगा तो शिव के लिए भी तकलीफ होगी, इसलिए शिव का नाम नीलकंठ पड़ा है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें समुद्र मंथन से निकली और फिर अमृत निकला। लगा इस मंथन से अमृत भी निकलेगा, लेकिन अमृत के नाम पे जो घोषणाएं पार्टी ने की थी वो घोषणाएं राज्यसभा की जो लिस्ट आई है 10 उम्मीदवारों की, वो सामने आते से ही उसमें दिख जाती है कि चिंतन शिविर की चिंता और मंथन से निकला हुआ अमृत, ये अमृत नहीं विष था, क्योंकि ये जो लिस्ट आई है 10 लोगों की, ये विष से कम नहीं है। यदि विष पूरे देश में ऐसा ही फैलता रहा तो फिर कांग्रेस की मृत्यु अटल है। देश की सारी राजनीतिक दलों ने, मतलब शिवसेना इसलिए बदनाम थी कि हर साल कोई ना कोई एक टिकट बेच देते थे। वो कभी प्रीतिश नंदी को देते थे, तो कभी किसी उद्योगपति को देते थे, तो कभी किसी और को देते थे। लेकिन इस बार शिवसेना ने भी ये बात को समझ लिया
कि अब राज्यसभा में भी भेजना कार्यकर्ताओं को ही पड़ेगा, नहीं तो राज्य का जो उनका मतदाता है उस पर विपरीत परिणाम पड़ता है। और छत्रपति संभाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ही लाइनेज के लोग थे, उनके पूर्वज छत्रपति शिवाजी रहे होंगे। ऐसे संभाजी महाराज ने भी जब इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए समर्थन मांगा तो शिवसेना ने मना किया, कहा महाराज आपके लिए टिकट की मनाही नहीं है, लेकिन आपको शिवसेना ज्वाइन करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं पर विपरीत इसका परिणाम पड़ेगा। और शिवसेना ने उसी कोल्हापुर से एक पवार नाम के कार्यकर्ता को टिकट दिया जो 30 साल से शिवसेना का झंडा कोल्हापुर में उठाए हुए था। जब शिवसेना जो टिकट बेचती थी वो तक अकल आ गई, इस बीजेपी कांग्रेस को क्या हो गया ये समझ के परे है। कांग्रेस ने जो टिकट दिए उस टिकट से तो दो बातें बड़ी क्लियर हो गई, एक छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन दो राज्यों में अब कांग्रेस रिपीट नहीं होती। छत्तीसगढ़ में 2 सीटें थी, 2 सीटों में एक राजू शुक्ला को दिया और एक रंजीता रंजन को। रंजीता रंजन ये बिहार के बाहुबली पप्पू यादव की पत्नी है। इसे छत्तीसगढ़ से टिकट क्यों दिया गया ये समझ के परे है। वो स्ट्रीट फाइटर यदि है तो फिर लोकसभा चुनाव लड़के भी बिहार से आ सकती थी, इंतजार क्यों नहीं किया गया? या ये बात तय हो गई कि अब बिहार से कोई लोकसभा सीट कांग्रेस को मिलेगी ही नहीं, इसलिए फिर रंजीता रंजन को राज्यसभा में एडजस्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ का उपयोग किया गया। राजू शुक्ला जो एक पत्रकार थे और सबसे पहले सांसद बने तो बीजेपी के साथ मिलकर सांसद बने। एक लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था, तोड़फोड़ करके एक पार्टी बनी थी और उसके तहत कांग्रेस के नाक पे राजू शुक्ला सांसद बने थे। तब पता पड़ गया था कि अंबानी सेठ का भी थैला खुला हुआ था और राजू शुक्ला फिर कांग्रेस में आते हैं। और ऐसी क्या मजबूरी है, ये पावर ब्रोकर और ये सत्ता के दलालों को फिर से राज्यसभा दी जाती है, जो समर्पित कार्यकर्ता है उनको पीछे रख के। कहानियां तो बहुत है। मैं अक्सर बाजार की गप को आपके सामने नहीं रखता, जो सच्चाई है वो सामने बयां करना चाहता हूं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में चर्चा हुई तो वो चर्चा भी आपको साथ में रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि धुआं निकल रहा है तो आग ज़रूर लगी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। चर्चा ये है कि राजू शुक्ला क्रिकेट की दुनिया के और क्रिकेट की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सर्वेसर्वा है। उनकी और राजू शुक्ला की दोस्ती जगजाहिर है। क्या राजू शुक्ला का उपयोग वाड्रा को जेल से बाहर रखने में हो रहा है और उसके एवज में जो एक सत्ता के दलाल की फीस होती है वो फीस के रूप में कहीं राज्यसभा तो नहीं दी गई, लेकिन इससे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को क्या, जो छत्तीसगढ़ में तो वो मिसाल कायम की है कि कांग्रेस की पूरी एक पूरी कांग्रेस की एक पीढ़ी नक्सलियों के हाथ चल गई है। कांग्रेस के एक कार्यक्रम से जब लोग आ रहे थे तो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता जो थे विद्याचरण शुक्ल से लेके तमाम लोग नक्सलियों ने भून डाले और सबकी हत्या हो गई। वो शहादत की भूमि है कांग्रेस के लिए, जहाँ खून बहाया गया है। जितना खून गांधी परिवार ने बहाया होगा उतना ही खून छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों ने भी बहाया है, लेकिन उनके नसीब में राज्यसभा नहीं, उनके नसीब में राजू शुक्ला और रंजीता रंजन को ढोने का काम है। क्या मतदाता वहाँ डिमोरलाइज नहीं होगा? क्यों रहेगा कांग्रेस के साथ? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका उत्तर आप भी ढूंढिए। कर्नाटक से जयराम रमेश को दिया गया। कर्नाटक में पार्टी सत्ता में वापस आ सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो ज़मीन में वहाँ बीजेपी के साथ लड़ते हुए लट खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है, जिनके ऊपर असंख्य केसेस है, वो आज भी केसेस लड़ रहे हैं। और जब राज्यसभा का मलिदा खाने की बात आती है तो जयराम रमेश को ऊपर से भेजा जाता है। मध्य प्रदेश में विवेक तनखा, चलो ये माने कि विवेक तनखा एक अच्छे वकील है और वो जबलपुर के रहने वाले हैं, जबलपुर में लोकसभा भी लड़ रहे थे, तो चलो वो मध्य प्रदेश के हैं। लेकिन विवेक तनखा तो वैसे भी वकालत कर सकते थे कांग्रेस के लिए, विवेक तनखा तो संगठन में भी लाए जा सकते थे, लेकिन विवेक तनखा को लाने के बजाय कांग्रेस ने किसी और को दिया होता। जैसा मध्य प्रदेश में, उसी मध्य प्रदेश में जहाँ से कांग्रेस ने विवेक तनखा को दिया, वह भारतीय जनता पार्टी ने कारपोरेटर्स को तक राज्यसभा में लाकर ये बता दिया कि आप कारपोरेशन में यदि लगातार 8 बार चुनाव जीत रहे हैं तो हम आपको बड़ा नेता मानते हैं और राज्यसभा लायक समझते हैं। एक आदिवासी और दलित महिलाओं को भी वो राज्यसभा में ले आने का दम रखते हैं।
तो क्यों नहीं दलित और आदिवासी राज्य मध्य प्रदेश में बीजेपी के पीछे खड़ा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक समय कांग्रेस का डीएनए का राज्य था, कांग्रेस की तूती बोलती थी, और ये महाराष्ट्र ही था जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट देता है, 48 सीटें हैं। उस महाराष्ट्र में कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। जो कांग्रेस राज करती थी वो आज तीसरे नंबर पे है। यदि उसको वापस पहले नंबर पे लाना है तो फिर उन्हें महाराष्ट्र से कोई ऐसा कार्यकर्ता जिसने पूरा समर्पण किया है उसे राज्यसभा में लाते। महाराष्ट्र में ऐसे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी। लेकिन महाराष्ट्र को क्या मिला? महाराष्ट्र के ऊपर लादा गया इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी कौन है? ये प्रियंका गांधी जी के जो सचिव या पीए जो भी कहो, उसके मुंह लगे हुए हैं। ये पहले आजम खान के आदमी हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी में थे, 2019 में कांग्रेस में आए और इनको चुनाव लड़ाया गया कांग्रेस में फैजाबाद से। वहां पे इनका डिपॉजिट जब्त हुआ। उसके बाद इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन का, माइनॉरिटी सेल का अखिल भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये अपने आप को शायर कहते हैं, लेकिन उर्दू की दुनिया में किसी मैंने शायर को पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब यदि प्रतापगढ़ी शायर है तो फिर हम शायर नहीं हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ी बहुत ही छिछोरी शायरी करते हैं जो ट्रक के पीछे लिखी जाती है। जिस आदमी का अपने प्रतापगढ़ में वजूद नहीं हो, वो आदमी पूरे देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस में। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या है? और ऐसे प्रतापगढ़ी को, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो ग्राम पंचायत का चुनाव तक जीत नहीं सकते, उन्हें राज्यसभा भेज रही है। किस लिए भेज रही है ये समझ के परे है। राजस्थान ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार लगातार संकट में रहती है, कभी सचिन पायलट की वजह से तो कभी बीजेपी की वजह से। अगला चुनाव कांटे की टक्कर का है। ऐसे में राजस्थान में 3 लोग बाहर से दिए हैं इन्होंने। तीनों ही सीटें, 2 सीटें कंफर्म है और 1 सीट कॉर्नर पे है। तीनों सीट के लिए राजस्थान में कोई आदमी नहीं मिला इनको। राजस्थान जो क्रूशियल है, जिसमें चुनाव जीतना बहुत जरूरी है कांग्रेस को, वहां कांग्रेस ने बीजेपी के हाथ में ये राज्य सौंपने का ऐलान कर दिया है। 3 लोग हैं। रणदीप सुरजेवाला, ये रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से है, उनको राजस्थान से क्यों दिया ये समझ के परे है। और ये एक बात भी है कि यदि वो हरियाणा से दिए जाते तो शायद हरियाणा में उन्हें 2 वोट भी नहीं मिलते, क्योंकि हरियाणा में तब कांग्रेस में विद्रोह होता। जो अपने गृह राज्य में लोगों को कांग्रेसियों की पसंद नहीं है, मात्र प्रियंका गांधी की पसंद होने की वजह से इसे राजस्थान की जनता पे सौंपा गया। ये वही सुरजेवाला है जो 2 बार विधानसभा में चुनाव लड़े, अपने गृह में, अपने घर में, और दोनों बार डिपॉजिट जब्त होता है। ये सुरजेवाला की महानता है। सुरजेवाला कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, या कर्नाटक से लगातार कंप्लेंट्स आ रही है कि इससे हमको निजात बर्बाद। सुरजेवाला वो मीडिया सेंटर की इंचार्ज है, मीडिया हेड है कांग्रेस के, जहां राहुल गांधी 10 प्लेटफॉर्म पे 10 बार कह चुके हैं कि कम्युनिकेशन में हम पूरी तरह से फेल है। तो कम्युनिकेशन में फेल होने का बख्शिश उनको राज्यसभा के रूप में दिया जाता है, वो भी राजस्थान से, क्योंकि वो प्रियंका जी के लाडले हैं। मुकुल वासनिक G23 के मेंबर। मुकुल वासनिक जो विरासत में राजनीति लेके आए थे, उनके पिताजी सांसद थे बुल्ढाना से। पिताजी की गद्दी तक संभाल नहीं पाए, बुल्ढाना से एक बार चुनाव जीतने के बाद लगातार हारते गए। ये लोकसभा में सबसे फेलियर कैंडिडेट है। राव साहब जो प्रधानमंत्री रहे देश के, उनको जब एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए थी सुरक्षित, तो उन्होंने रामटेक महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा और जीत के आए थे। वो रामटेक जैसे सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मुकुल वासनिक चुनाव हार चुके हैं। यह मुकुल वासनिक की महानता है। वो दलित फेस करके माना जाता है, लेकिन पूरे देश के कोई दलित उन्हें अपना नेता नहीं मानते। एक प्रतापगढ़ी है जो मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं, जिसमें कोई मुसलमान उनको नेता नहीं मानते, और मुकुल वासनिक को वो दलित चेहरा मानते हैं जिसमें कोई दलित उनको अपना नहीं मानता। ये कांग्रेस की खासियत है। उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में लाया गया। वो क्या करेंगे पार्टी के लिए भगवान जाने। और तीसरा नाम है प्रमोद तिवारी। उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं प्रमोद तिवारी कांग्रेस का सत्यानाश करने में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। उन्होंने लगातार कांग्रेस को विपक्ष के हाथ बेचते हुए अपनी सीट पक्की करने का प्रयास किया। जो आदमी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी बेटी के चुनाव जितवाने के लिए पूरे जिले की सीटें शहीद करवा देता है, उस आदमी को प्राइज ये मिला कि अब वो तिवारी जी जो ब्राह्मणों का नेतृत्व करते हैं, ऐसा माना जाता है, वो अब राजस्थान से राज्यसभा से आएंगे। सीट कॉर्नर की है, लेकिन हो सकता है तोड़ फोड़ में माहिर है तो कर लेंगे।
तिवारी यदि ब्राह्मणों का नेतृत्व करते तो कांग्रेस 3% पे नहीं आती, 6% से, और लगातार कांग्रेस का जो ग्राफ गिरता आ रहा है उसके लिए तिवारी ही, प्रमोद तिवारी ही सबसे बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश में। उनको नाकामयाबी का बख्शिश मिलता है राज्यसभा राजस्थान से। तमिलनाडु से चिदम्बरम है। चिदम्बरम वो है जिनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं। चिदम्बरम को अब रिटायरमेंट का उम्र हो चुकी है, वो रिटायरमेंट हो सकते थे। दूसरी ओर सारी रीजनल पार्टीज देखिए आप, जनता दल यूनाइटेड देखिए, उन्होंने एक कैबिनेट के मंत्री सिंह साहब का टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा आपको 2 बार टिकट दिया गया है पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं को, और एक ऐसे कार्यकर्ता को आगे किया जो झारखंड में उनका अध्यक्ष था। वही हाल लालू यादव के पार्टी आरजेडी ने किया है, वही समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने एक वकील जो है उसको टिकट दिया, कपिल सिब्बल को, क्योंकि कपिल सिब्बल उनके लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अपने पत्नी को टिकट नहीं देते हुए अपर्णा सिंह को उन्होंने टिकट दिया एक दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट को, क्योंकि पार्टी चाहती थी। जयंत चौधरी उनके साथ मिले हुए थे, इसलिए जयंत चौधरी को दिया। आम आदमी पार्टी जो पंजाब में थी, उन्होंने पंजाब से लोग ढूंढ ढूंढ के टिकट दिए। हो सकता है पंजाब के धन पशु कहलाते हो, लेकिन कुछ उसमें लिटरेचर की फिगर भी है, उनको भी टिकट दिया। लेकिन बाहर के आदमी लादना उन्होंने लाजिम नहीं समझा। पूरे देश में कांग्रेस ही एक है कि जो अभी भी उन्हें लगता है कि 60 साल की सत्ता का मद उनसे उतरा नहीं है, और वही मद है जो कांग्रेस को गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। मुकुल वासनिक को महाराष्ट्र से देखिए, यदि प्रतापगढ़ी को किसी दूसरे राज्य से देते तो क्या बिगड़ता। सुरजेवाला को हरियाणा देखिए, कम से कम इज्जत तो बच जाती। लेकिन कांग्रेस का इतना अहम है कि उनको लगता है कि ये जो हमारे मतदाता है, हमारे जो एमएलए है, वो हमारे गुलाम हैं, हम जो बोलेंगे वो करेंगे। लेकिन ये जो सामंतवादी सोच है वो कब तक चलेगी। एक ज़माने में 400 से ज़्यादा सीटें लाने वाली कांग्रेस 44 पे आ गई, उसके बाद भी सामंतवादी सोच यदि निकलता नहीं तो क्या समझे इसको। इस पूरे लिस्ट में सारे प्रियंका गांधी के लोग माने जाते हैं। एक राजस्थान हरियाणा से और एक नाम है उसका दिल्ली के नेता है माकन साहब। जब दिल्ली में 2 विधानसभा चुनाव के दोनों समय वो लंदन में चले गए थे। जब दिल्ली के चुनाव होते हैं तो वो देश के बाहर रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है दिल्ली के चुनाव में उनकी कोई औकात नहीं, वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं। माकन साहब का यूएसपी क्या है ये देखने के लिए पीएचडी करना पड़ेगा कि वो राजनीति में उनकी सफलता क्या है, कांग्रेस में उनकी ज़रूरत क्या है, ये बताने के लिए यदि कोई सामने आए तो हम उनके चरण छू लेंगे। ऐसे माकन साहब भी राज्यसभा में लाए जा रहे हैं। क्यों लाए जा रहे हैं? क्योंकि गणेश परिक्रमा करने के लिए जो लोग लगातार प्रियंका गांधी के दरबार में दरबारी बन के हक्का लगाते हैं या वहाँ चरण छू के पूछ लाते रहते हैं, उन्हीं लोगों को राज्यसभा मिलती है। लेकिन फील्ड में जो लट खाते हैं, जो केसेस खाते हैं, जिनके घर बुलडोजर के नीचे आते हैं, जिन्होंने शहादत दी है, पैसा लगाया, मेहनत दी, खून दिया, पसीना दिया, उन लोगों के नसीब में मात्र बुलडोजर और केसेस है। तो कांग्रेस ऊपर उठेगी भी तो कैसे? ये कांग्रेस का विश्लेषण मैं आपके सामने लेके आया हूं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ या अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।